हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट, मतलब विकास। आपकी क्लास वाला विकास नहीं, ये डेवलपमेंट वाला विकास है। ये विकास है जो पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में विकास करने वाली हो, उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, फर्स्ट चैप्टर, और जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट वाला। चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देख लो, चाहे अपनी आप 9th स्टैंडर्ड की बुक में आप जब आपके एग्जाम होंगे तब आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से देखने को मिलेंगे, डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट किसी भी देश या किसी वर्ल्ड में कोई सा भी देश हो, वहाँ के लिए विकास एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये एक अर्थव्यवस्था से इकोनॉमी किसी देश की होती है। उसमें विकास जितना ज़्यादा होता है वो देश उतना विकसित होते जाता है। जितने ज़्यादा लोगों का विकास होगा, वहाँ की सड़कें, पानी, बिजली, सब जितना डेवलपमेंट होगा उतना उस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और देश का नाम रोशन होगा। तो इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट, जिसका नाम हिंदी में बोलेंगे विकास। ठीक है, तो दोस्तों हम डेवलपमेंट को कैसे समझेंगे, डेवलपमेंट को हम डिफाइन करेंगे तो क्या है, द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। क्या है दोस्तों, द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी चीज का पहले से बेहतर हो जाना, मींस किसी चीज का पहले से बेहतर हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, मतलब डेवलपमेंट। मान के चलो आपके यहाँ की कोई रोड थी, कच्ची थी, अब वो पक्की हो गई है ना, या फिर आपके कोई पुराना हॉस्पिटल था वो नया हो गया है ना, तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट को हम इस चीज़ से भी समझते हैं, कैसे कई लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ये होता है रेलवे का, नई रेलवे का हो जाना, ठीक है, और क्या, अस्पताल का बन जाना, ठीक, अच्छे स्कूलों का बन जाना, और क्या, और अच्छे अच्छे वहाँ पे जैसे शहर में मॉल्स खुल जाना। वो उनकी राय में डेवलपमेंट वो लोग उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे डेवलपमेंट अलग अलग, क्योंकि दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों के क्या होता है, किसी ने बोला स्वास्थ्य का, हॉस्पिटल अच्छा होना, किसी ने रेलवे का, किसी ने एयरपोर्ट का, किसी ने स्कूल का। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विकासात्मक लक्ष्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यक्तियों की सोच और अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, है ना। आज मेरा गोल कुछ और है ना, पढ़ाना है, आपका गोल कुछ और हो सकता है, बिजनेस करना, कुछ और करना, है ना। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल हो सकते हैं। मतलब जो एक के लिए विकास हो सकता है दोस्तों, इसमें यह भी है, मतलब जो एक के लिए विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। मतलब आज जो मेरे लिए विकास हो सकता है वो आपके लिए विकास नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई बिजनेसमैन के लिए विकास हो सकता है, लेकिन उस गांव की जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं उनके लिए वो विकास नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए उद्योगपति अधिक बांध चाहते हैं। क्या चाहते हैं, जो बिजनेसमैन है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा बांध बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो पानी के कारण जब बिजली बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे वहां रहने वाले लोग कौन दोस्तों, इससे वहां रहने वाले लोग जैसे कि आदिवासी समुदाय विस्थापित हो सकते हैं। दोस्तों बिजनेसमैन है, उसे बांध बनाना है, उन्हें बिजली बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वहाँ रह रहे लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ सकता है ना, डिस्प्लेस्ड होना पड़ सकता है, वहाँ से अपनी चीज़ें, अपनी ज़मीन छोड़ के जाना जा पड़ सकता है। लेकिन एक के लिए अच्छा विकास है और एक के लिए नहीं है ना। उनके लिए दोस्तों, उनके लिए वो विकास नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम्स का कारण है वो। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अगर इस सरकार की चक्रती है, अब इसमें सरकार का रोल क्या होता है, अगर कोई बिजली प्राप्त या पानी, अगर हमने बांध बनाया, 60,000 लोगों को अगर पानी मिल रहा है, अगर बिजली की सुविधा मिल रही है, तो वो सरकार क्या सोचेगी, सरकार और ट्राइबल्स लोग, अगर जैसे वहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं, ये लोग मुश्किल से 500 घर होंगे, और वहाँ पे 60,000 लोगों को अगर फायदा मिल रहा है बिजली पानी का, तो वो सरकार क्या करेगी, बांध बनवाएगी। तो दोस्तों यही एक उदाहरण है विकास को समझने का, कि एक के लिए विकास हो रहा है और एक के लिए नहीं हो रहा है ना। अगर किसान क्या चाहता है, किसान ये चाहता है ज़्यादा उत्पादन हो, कृषि हो, उसे अनाज बेच सके अच्छे रेट पे। मजदूर क्या चाहता है, उससे प्रतिदिन की जो उसकी मजदूरी है वो बढ़ती जाए, है ना, जो उसके मजदूरी के जो पैसा है वो बढ़ते जाए। अलग लड़का क्या चाहता है, वो कार खरीदना चाहता है, वो डेवलपमेंट, वो ये विकास चाहता है कि मुझे कार मिल जाए, है ना। लड़की क्या चाहती है, वो डांसर बनना चाहती है ना, या वो कुछ बनना चाहती है, तो वो उसमें विकास चाहती है। तो ये
हर आदमी, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे लड़का चाहे लड़की, अपने अपनी इनके सबके अलग अलग गोल है, अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग विकास करने का तरीका इनका अलग है। ठीक है, अलग अलग लोगों के जो डिफरेंट गोल्स होते हैं वे अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग लोगों के जो डिफरेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों हमने डेवलपमेंट का अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश की। हमने पढ़ा द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग, मतलब जो पहली वाली चीजें हैं उसको हम अच्छे से अच्छा बना दें, उसको क्या बोलते हैं? हम विकास बोलते हैं। ठीक है, पुरानी चीजों को अच्छी चीज बनाने में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विकासात्मक लक्ष्य हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं, लोगों के अलग अलग विकास करने के लक्ष्य हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एक के लिए विकास हो सकता है दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। उदाहरण हमने समझा कि जो बिजनेसमैन है वो बांध बनाना चाहते हैं, बिजली सप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ ट्राइबल्स लोग हैं, उनके लिए विकास नहीं है, बिजनेसमैन के लिए विकास है। किसान मजदूर लड़के लड़कियों के लिए डिफरेंट अलग अलग गोल्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, उससे भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैंने माना कि मेरे गोल्स और आपके गोल्स डेवलपमेंट में अलग अलग हो सकते हैं और अदर लोगों के और भी डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि जो हम लोगों में मतलब कुछ एक चीज ऐसी कम मतलब हो सकती है, इसके बीच हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज तो होगी जो हमारे जो डेवलपमेंट के गोल है उनमें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की, मतलब आय और अन्य लक्ष्य की। दोस्तों कहा गया है कि सामान्य तौर पर, मतलब इन जनरली, लोगों के पास विकास के लिए मिश्रित लक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं? लोगों के पास, मतलब हम लोगों के पास विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो हमारा जो एक लक्ष्य, जो गोल है, जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, वो क्या है? लोगों के पास विकास के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए मिक्स्ड गोल होते हैं। क्या होते हैं? मिक्स्ड गोल होते हैं, मतलब मिश्रित लक्ष्य होते हैं। हम लोगों के बीच में एक मिक्स्ड गोल होता है। ठीक है, लोगों के पास भौतिकवादी और गैर भौतिकवादी लक्ष्य संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? लोगों के पास भौतिकवादी और गैर भौतिकवादी लक्ष्य संयुक्त होते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। ये लोग लक्ष्य संयुक्त होते हैं, मतलब हम लोगों में मिक्स्ड गोल, डेवलपमेंट के लिए मिक्स्ड गोल होता है। एक होता है, हम उसके बीच कंपेयर कर सकते हैं। वो क्या है? मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल, मतलब भौतिकवादी और गैर भौतिकवादी। अब भौतिकवादी में क्या आता है? इनकम आती है। क्या आती है दोस्तों? इनकम आती है, हाउस आता है, कार आती है और अदर लग्जरियस आइटम आते हैं। मतलब एक भौतिकवादी में आय, घर और वाहन और अदर लग्जरीज आइटम्स आते हैं, जबकि नॉन मटेरियलिस्टिक्स में, गैर भौतिकवादी लक्ष्य में रिस्पेक्ट आती है, इक्वल ट्रीटमेंट आता है, फ्रीडम आती है और सेल्फ सिक्योरिटी। मतलब भौतिकवादी इंसान जो है उसको क्या चाहिए? इनकम ज्यादा से ज्यादा होना, घर होना, कार्स होना, अदर लग्जरियस आइटम होता है। लेकिन उसके साथ साथ गैर भौतिकवादी भी हमारे डेवलपमेंट में जरूरी है, जिसे हम नॉन मटेरियलिस्टिक बोलते हैं। उसमें क्या है? हमें रिस्पेक्ट भी मिलना उतनी जरूरी है, हमें इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब कोई लड़की है उसको उतनी इक्वल की तरह से लोगों को देखना जरूरी है, उसे फ्रीडम भी जरूरी है हमें, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना भी हमें जरूरी है। मीन्स अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, तो अगर हम एक डेवलपमेंट की बात करें अगर भौतिकवादी पे, तो आपको इनकम भी अच्छी है, हाउस भी अच्छा है, कार, अदर लग्जरियस लाइफ, लेकिन आपके पास आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, आपको फ्रीडम नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, तो आप क्या डेवलप है? नहीं है दोस्तों। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अगर कोई लड़का है, कौन है दोस्तों? एक कोई लड़का है, ठीक है, वो बाहर कहां काम कर रहा है? बाहर कोई दूसरे देश में काम कर रहा है। ठीक है, दूसरे देश में काम कर रहा है, उसकी इनकम अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसको इक्वल नहीं किया जाता है, उसके साथ इक्वलिटी नहीं की जाती है। ठीक है, उसको क्या नहीं है? सेफ्टी नहीं है, वहां पर सेफ्टी नहीं है, ठीक है, और उसकी वहां पे रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन उसको इक्वली नहीं देखा जाता, उसके पास सेफ्टी नहीं है, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास रिस्पेक्ट नहीं है। तो और दोस्तों उसकी इनकम ज्यादा है, आपकी या मेरी इनकम ज्यादा है। चलो मान लिया मैं बाहर रह रहा हूं, मेरे को बस इनकम ज्यादा मिल रही है, बाकी मुझे सेफ्टी नहीं, मेरे पास इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, समानता एक तरह से नहीं देखा जा रहा है, और प्लस क्या नहीं है? रिस्पेक्ट नहीं है। तो क्या मैं डेवलप्ड हूं? नहीं हूं ना। क्यों नहीं हूं ना? कहां से हो सकता हूं मैं? जब तक मेरे पास, मुझे
इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, मटेरियलिस्टिक गोल और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल, मतलब भौतिकवादी गैर भौतिकवादी। अगर मेरे पास ये सारी संपत्ति वाले साधन है और अगर मेरे पास रिस्पेक्ट नहीं है, समाज में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, फ्रीडम नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो मैं दोस्तों डेवलप नहीं हूं। तो इसी के साथ साथ जब किसी देश की हम बात करते हैं तो इन सब के साथ साथ इन चीजों को भी देखना पड़ता है। जब तक लोगों के पास भौतिकवादी और गैर भौतिकवादी लक्ष्य संयुक्त नहीं है, तब तक वो इंसान डेवलप नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट तब तक होगा जब तक इनकम प्लस एंड अदर गोल्स भी दोनों साथ में जब रहेंगे, तब व्यक्ति डेवलप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने अच्छे से इसको समझा एग्जाम्पल के थ्रू। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट को लेके, मतलब राष्ट्रीय विकास को लेके। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि आपने मोहल्ले पड़ोस में या दोस्तों से, अपने अपने अलग अलग दोस्तों से अलग अलग राय आपने को देखने को मिली होगी नेशनल डेवलपमेंट को लेके। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा देश का विकास जब होगा जब वहाँ का सिस्टम्स सुधरेगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि जब वहाँ पे हॉस्पिटल मेडिकल केयर अच्छी होगी तब देश का विकास होगा। कुछ लोगों का कहना है कि जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तब देश का विकास होगा। और कुछ लोगों का कहना होता है कि जब सड़कें अच्छी होंगी तब विकास अच्छा होगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि जब स्कूल शिक्षा अच्छी होगी तब देश का विकास होगा। सब लोगों की अलग अलग राय होती है नेशनल डेवलपमेंट को लेके, राष्ट्रीय विकास को लेके। लेकिन इसका हम डिफाइन करेंगे नेशनल डेवलपमेंट को, तो किसी देश के नागरिकों को जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। किसको दोस्तों? राष्ट्रीय विकास किसे कहा जाता है? किसी देश के नागरिकों को जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड। क्या है दोस्तों? टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। जब दोस्तों किसी भी देश की जब किसी भी देश के जो सिटीजन्स होगी, जब तक उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं होगा, उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी देश के नागरिकों को जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को ही हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। हम अपने ही देश में देखेंगे तो हम क्या चाहेंगे? हम एजुकेशन अच्छा चाहेंगे, हम मेडिकल केयर अच्छा चाहेंगे कि भाई एजुकेशन, हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, है ना, उससे हमारे देश का विकास होगा। मेडिकल केयर होना चाहिए, पब्लिक फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। दोस्तों, एजुकेशन, मेडिकल और पब्लिक फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये चार चीजों से ही किसी भी देश का डेवलपमेंट हो सकता है, किसी भी देश का विकास हो सकता है। जब ये चार चीज होंगी तो देश अपने आप तरक्की करेगा। क्या करेगा दोस्तों? देश अपने आप तरक्की करेगा। तो दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट के लिए इतना ही था। चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों, हम बात करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। हम मतलब कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी स्टेट और या कोई कंट्री के बीच में, अलग अलग कंट्री के बीच में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो देश विकसित है या अविकसित है, वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। हम कैसे पता करें कि कोई देश डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है? तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम किसी भी देश की बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे मोस्ट फैक्टर वो क्या होता है? आय होता है। क्या होता है दोस्तों? इनकम होती है। इनकम सबसे मोस्ट एट्रीब्यूट होती है। क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, इसको हम समझेंगे कि देश की तुलना के लिए आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। क्या है दोस्तों? देश की तुलना के लिए सॉरी दोस्तों, देश की तुलना के लिए हम इसको ऐसे समझेंगे कि आय को, इनकम को किसी देश की तुलना के लिए, मतलब देश की तुलना के लिए आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको किसी दो कंट्री के बीच में आपको कंपेयर करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसकी इनकम पता करना, आपको कंपेयर करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे मोस्ट क्या है? देश की तुलना के लिए आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है कि भाई कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। तो उसके लिए हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम है। ठीक है, तो आगे भी हम जानेंगे और भी क्या क्या चीजें हैं किसी भी देश की डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, उसको जानने के लिए। तो हम पहले बात करेंगे इनकम की। तो इनकम से क्या आया? पर कैपिटा, ठीक है, जिसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं।
इसको हम समझेंगे कि देश में रहने वाला प्रति व्यक्ति क्या है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम क्या क्या कहलाता है, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कौन, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति औसत कितने पैसे कमाता है एक साल में, क्या है दोस्तों, पर कैपिटा किसे कहते हैं, इनकम, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति औसत कितने पैसे कमाता है एक साल में, समझे। तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी देश की पर कैपिटा मींस एवरेज इनकम निकाल सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं उस देश के बारे में कि वो डेवलप्ड है या नहीं। तो दोस्तों उसके लिए एक फॉर्मूला है, टोटल इनकम अपॉन क्या है, डिवाइडेड बाय कितना है, टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। तो दोस्तों क्या है, मान के चलो ए बी सी डी ई, ठीक, ए कमाता है कितने, 5 रुपए, बी कितने कमाता है, बी कितने कमाता है 2 रुपए, सी मान के चलो 5 रुपए और डी मान के चलो 2 रुपए और ई कमाता है कितने, 4 रुपए, ठीक है। तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई, हम इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 10 14 20, कितने हो गए, 10 और 14 4 20, ठीक है। ये कितनी इनकम हो गई, 20 रुपए हो गई। तो 20 रुपए इनकम हो गई और टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 लोग हैं, ठीक। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 5। तो कितना हुआ, 5 4 जा 20, तो कितना आया 4। तो हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी निकली, पर कैपिटा इनकम निकली हमारी 4। तो किसी भी देश की एवरेज इनकम निकालना है या उसको डेवलप्ड है या नहीं, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन और इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। ये फॉर्मूले से आप किसी भी देश की पर कैपिटा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही था, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, चलिए जानते हैं। दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के अनुसार, मतलब विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार जब आई थी, तो उसमें दिए थे जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय, उसमें क्या दिया था, उसमें दिया था जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय, किन देशों की, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष, और मतलब 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से उससे अधिक है, तो वो अमीर देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, अमीर देश कहेंगे। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है और उससे अधिक है, तो उन्हें हम अमीर देश कहेंगे, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय वाले देश, प्रति व्यक्ति आय वाले देश 955 अमेरिकी डॉलर या उससे कम है तो गरीबी देश कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसमें यह कहा गया कि जो अमेरिकी डॉलर 12,056 से अधिक कोई भी देश की आय है, क्या है, किसी जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो वो अमीर देश कहलाएगा। और 955 अमेरिकी डॉलर से अगर कम है तो वो गरीब देश कहलाएगा। सिंपल, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय। अब भारत की बात करें तो उसमें क्या था, भारत की प्रति व्यक्ति आय 1820 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। अब मान के चलो, देखो आप कितना, 12,056 अमेरिकी डॉलर, इससे अधिक है तो वो अमीर देश कहलाएगा। लेकिन हमारा 1820 है, मतलब 955 जो है, जो 955 से कम है वो गरीब देश कहलाएंगे। लेकिन हमारा 955 से ज्यादा है 1820, तो हम किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में, तो भारत निम्न मध्यम आय की कैटेगरी में आता है। किस में आता है, निम्न मध्यम आय की, मतलब मिडिल में आता है, ठीक है। अब अमीर देशों को, नेक्स्ट पॉइंट, अमीर देशों को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। किसको, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि अमीर देशों को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है, क्योंकि भाई वो तो अमीर देश है ही, तो आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। लेकिन एक्सपेक्ट किसको छोड़कर, मध्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य देशों को छोड़कर, मध्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य देशों को छोड़कर। आखिर दोस्तों मध्य पूर्व और अन्य, मतलब जो ईस्ट वाले हैं और जो मिडिल वाले जो देश हैं उनको छोड़कर क्यों, मध्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य देशों को छोड़कर क्यों, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं कि मनी, मतलब जरूरी नहीं कि इनकम ही किसी देश को डेवलप कर पाए, है ना। कोई जरूरी नहीं कि इनकम ही होना जरूरी है किसी देश को डेवलपमेंट होने के लिए। उसके अलावा दूसरे क्राइटेरिया भी होते हैं। क्या होते हैं, दूसरे क्राइटेरिया भी होते हैं। वो क्या होते हैं, वो एजुकेशन होते हैं, मेडिकल केयर होते हैं,
ठीक है, हॉस्पिटलिटी होती है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होती है, ठीक, और फ्रीडम होती है। इनका होना भी जरूरी है। क्या है दोस्तों, भले ही आपके पास इनकम नहीं है उतनी आपको विकसित देश के लिए, डेवलप्ड देश के लिए, लेकिन वहां का जो मतलब जो वहां का फ्रीडम, आपकी सेफ्टी, आपको शिक्षा और आपकी स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वो देश भी विकसित कहलाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है, इसकी हम बात करेंगे। और वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, किसी भी देश का एटमॉस्फेयर आप देखो कितना पोल्यूशन कितना कम है, ज्यादा है ना, तो ये चीजें भी किसी देश को डेवलप बनाने में सहायता करती हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इससे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया भी कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे हमने 3 स्टेट लिया है, उनकी हम पर कैपिटल इनकम जानेंगे एंड अदर फैक्टर्स जानेंगे। ठीक है, तो हमने हरियाणा लिया, केरला लिया और क्या लिया, बिहार। अब हम इनकी पर कैपिटल इनकम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पर कैपिटल इनकम की बात करें तो हरियाणा की कितनी है, 1,80,174। कितनी है, 1,80,174। वहीं केरला की कितनी है, 1,63,475। और वहीं हम बिहार की बात करें तो कितनी है, 34,409, बहुत ही कम। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है, हरियाणा की है। तो दोस्तों हमने किसकी बात करी अभी, इनकम की, पर कैपिटल इनकम की बात कर ली तो किसकी निकली, हरियाणा की ज्यादा। ठीक, अब इनकम के साथ साथ हमें अदर क्राइटेरिया भी बहुत जरूरी है। किसी भी डेवलप कंट्रीज के लिए हमें अदर क्राइटेरिया भी बहुत जरूरी है। जैसे क्या क्या, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। मींस शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। लिटरेसी रेट को क्या बोलते हैं, साक्षरता दर। और नेट अटेंडेंस रेशियो को क्या बोलते हैं, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। अब हम इन पे आने से पहले हम इनको जान लेते हैं, आखिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैसे काम करती है, क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, और नेट अटेंडेंस रेशियो कैसे काम करती है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है। तो दोस्तों किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। दोस्तों कोई भी 1 साल में जो बच्चे भी हुए, मतलब मान के चलो आज जो बच्चे हुए 1,000 बच्चे हुए, वो 1 साल तक कितने जीवित बचे, कितने बच्चों की डेथ हो गई, तो वो हमें शिशु मृत्यु दर बताती है। उससे हमारा नापने का क्या है, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर ये दिखाती है। ठीक है, तो यहां पे इसका रेशो आ जाएगा। अब लिटरेसी रेट की बात करें हम तो साक्षरता दर ये कहता है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर जनसंख्या का अनुपात। ये हमें ये दर्शाता है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के कितने लोग, वहां के लोग शिक्षित हैं, हमें साक्षरता दर लिटरेसी रेट ये दिखाती है। शुद्ध उपस्थिति अनुपात, नेट अटेंडेंस रेट, ये हमें देखने को मिलता है 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने में, स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। क्या है दोस्तों, 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। ये हमने जान लिया दोस्तों। अब हम टेबल देखते हैं। ठीक है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा निकली। ठीक है, अब हम देखते हैं शिशु मृत्यु दर, मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी है। हरियाणा की 30 है, केरला की कितनी है, 10 है, और बिहार की कितनी है, 35 है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब जिसकी जितनी, मतलब जैसे 10 है तो यहां की क्या है, शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा है। किसकी है, 30। केरला की कितनी है, बहुत कम है, वो है 10। और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किसकी है, 35। किसकी है, बिहार की। मतलब बच्चों की मरने वाले, मतलब कौन सा स्टेट है, वो है बिहार, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे 1 साल में मारे जाते हैं। कैसे, सबसे ज्यादा 35, उससे कम किसका है, हरियाणा का 30, और सबसे कम कौन से बच्चों में है, कहां पर है, वो स्टेट है केरला। केरला में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
किसकी बात करते हैं? लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की। ठीक, हमने देखा कि शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे कम कहां है? केरला में। ठीक, अब हम बात करते हैं साक्षरता की, लिटरेसी रेट की, तो सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा अभी बात करते हैं हरियाणा की, तो कितनी है? 82। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां है? केरला। बिहार में कितनी? 62, बहुत कम। और वहां पे कितने रही? हरियाणा में कितनी है? 82, कम। सबसे ज्यादा कहां पर है साक्षरता? केरला में है। तो केरला यहां भी पास हो गया। ठीक है, यहां पे केरला पास नहीं हुआ था, यहां पे बिहार पास नहीं हुआ, वहां पे हरियाणा था। ठीक है, इनकम, कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा किसकी थी? हरियाणा की। वहां पे लिटरेसी रेट में क्या हुआ? केरला पास हो गया। अब नेट अटेंडेंस रेशो की हम बात करें, शुद्ध उपस्थिति अनुपात की, जहां से 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के आयु कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। तो प्रतिशत बच्चों का किसका कहां पे ज्यादा है? शिक्षित बच्चों का सबसे ज्यादा, जहां स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका प्रतिशत देखा जाए तो केरला में सबसे ज्यादा है, हरियाणा में कम है, और बिहार में तो बहुत ही कम है। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम से ही कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता है, इनकम के साथ साथ अलग अलग क्राइटेरिया भी होते हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर भी, किसी भी देश की हमें डेवलप है या नहीं, तो हमें उसके लिए शिशु मृत्यु दर भी देखना पड़ता है, साक्षरता दर भी, लिटरेसी रेट देखनी पड़ती है, नेट अटेंडेंस, शुद्ध उपस्थिति अनुपात भी देखना पड़ता है। आप सिर्फ हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशो ज्यादा है। तो किसी भी देश में, तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें यह मिलता है कि दोस्तों पैसे से आप अपने देश में किसी से भी मतलब तो दोस्तों हमें ये पता चलता है, दोस्तों हमें ये देखकर दोस्तों किसी भी देश को किसी भी देश में या दुनिया में इनकम के साथ साथ हमें अदर क्राइटेरिया भी बहुत जरूरी है, जितना कि जीवित रहने के लिए साथ जरूरी है। क्योंकि दोस्तों पैसों से आप सामान खरीद सकते हो, लेकिन आप फ्री पोल्यूशन एनवायरमेंट नहीं खरीद सकते हो। क्या नहीं खरीद सकते हो? फ्री एनवायरमेंट। दोस्तों इनकम दोस्तों आपने देखा कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा की ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो ज्यादा है। तो इसी के साथ साथ हमें यह समझ आता है कि इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया होना जरूरी है किसी भी देश को डेवलप्ड होने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पर कैपिटा इनकम से ही आपका काम चल जाएगा। पता चला आपका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है आपके स्टेट में या किसी अलग देश में, लेकिन क्राइम ज्यादा है, वहां की मतलब जो शिक्षित जो लोग हैं वो कम है, लिटरेसी रेट कम है, ठीक है, बच्चे स्कूल कम जाते हैं, और ऊपर से क्या है, शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हमें हरियाणा में कुछ देखने को भी मिलती थी पहले, है ना। तो ऐसा नहीं है। आप अफगानिस्तान की बात करें, अब अफगानिस्तान अगर मान के चलो पर कैपिटा में खूब ज्यादा हो गया, मतलब पता चले वो युद्ध करके, डकैती डाल के, इधर सब चीज करके वो अफगानिस्तान पैसे वाला हो गया, लेकिन क्राइम तो है ना वहां पर। क्राइम को भी देखा जाएगा ना कि वहां पे लड़कियां सुरक्षित है कि नहीं, लोग सुरक्षित है कि नहीं, है ना, रोजगार है कि नहीं, ये सब चीज देखा जाएगा, तब तो जाके वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा, है ना। तो ये टेबल हमें ये सिखाती है। और दूसरी चीज ये है कि पैसों से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन फ्री पोल्यूशन एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हैं। क्या दोस्तों, आप अपने घर में या आप आप अपने घर क्या किसी और का ले लेते हैं, किसी और के यहाँ, या अभी हमने पेंडेमिक देखा था, अभी क्या आया था, कोरोना वायरस आया था, ठीक है, पूछ के आया था क्या कि मैं गरीब के यहाँ जा रहा हूँ या अमीर के घर जा रहा हूँ। कभी भी कोई बीमारी किसी से पूछ के आती है क्या? नहीं आती ना, कि भाई मैं किसी पैसे वाले के यहाँ जा रही हूँ या किसी गरीब के यहाँ जा रही हूँ, वो तो अपने आप आती है। तो इसलिए आप फ्री इन्वायरमेंट, पोल्यूशन वाला इसलिए आप शुद्ध वातावरण, इसलिए आप शुद्ध वातावरण नहीं खरीद सकते, इसलिए आप फ्री पोल्यूशन, इसलिए आप पैसों से फ्री पोल्यूशन, इसलिए आप
इसलिए आप फ्री पोल्यूशन इन्वायरमेंट, इसलिए आप पैसों से फ्री इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इसलिए आप पैसों से फ्री पोल्यूशन इन्वायरमेंट कभी नहीं खरीद सकते, ना ही कोई बीमारी आपको बता कर आ रही है, क्योंकि कल को आपकी कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई, पोल्यूशन ज्यादा है, ठीक, गंदगी ज्यादा है क्षेत्र में, और आपको स्किन प्रॉब्लम हो गई, है ना, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, ये सब चीजें आप पैसों से नहीं खरीद सकते, है ना। तो हमें उसके अलावा अदर क्राइटेरिया देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने आज एग्जाम्पल जाने, इसके पहले बात की, और हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसका आप इसकी शॉट ले लीजिएगा, ये आपके नोट्स में काम आएगा, और ये टेबल बहुत काम आएगी, और आप इसको रिवाइज करें जिससे कि आपके दिमाग से जाए नहीं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। दोस्तों हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज की, मतलब सार्वजनिक सुविधाएं की। दोस्तों फैसिलिटीज से आपको पता चली गया होगा कि फैसिलिटीज का मतलब यह है कि जो पब्लिक को गवर्नमेंट के द्वारा सुविधा मुहैया कराया जाए उसको फैसिलिटीज कहते हैं। मतलब सरकार द्वारा पब्लिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी, फूड, ये चारों चीजें प्रदान की जाए गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। हम डिफाइन किया, इसे पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक सुविधा बेबुनियादी सुविधाएं हैं। सार्वजनिक सुविधा मतलब पब्लिक फैसिलिटीज बेबुनियादी सुविधाएं जो सरकार द्वारा सभी नागरिकों को उनकी भलाई एवं समग्र विकास के लिए प्रदान की जाती है। पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे मैंने आपको बताया था, सार्वजनिक सुविधा बेबुनियादी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा सभी नागरिकों को उनकी भलाई और समग्र विकास के लिए प्रदान की जाती है। पहला है एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा सिक्योरिटी, और चौथा क्या है, फूड। ये चारों फैक्टर एक पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, मतलब सार्वजनिक सुविधा को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पब्लिक फैसिलिटीज भी पढ़ लिया, तो आप जान गए पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एक देश और एक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स वह मानदंड है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति पोषित है या अल्प पोषित। क्या है दोस्तों? कोई व्यक्ति पोषित है या अल्प पोषित या अधिक वजन वाला, ठीक है, क्या है, या अधिक वजन वाला। तो इसके लिए हाउ टू फाइंड मास इंडेक्स, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, उसके लिए एक फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट अपन को केजी में लेना है और हाइट लेना है मीटर में। तो ये एक इंसान है, ये व्यक्ति है, इसकी हाइट है 2 मीटर और इसका वेट है 120। तो हमने निकाला कितना, 120 डिवाइड किया 120 में कितना 4 का किया 120 में कितना आया, 30 आया। तो लेस देन कितना आया, लेस मतलब कितना आया, 30 आया। और हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया इसका क्या था, लेस देन 18 अंडर न्यूरिश्ड, मतलब 18 से, अगर इसका वेट 18 से कम है तो ये क्या है, अल्पपोषित है, ठीक है, अंडर न्यूरिश्ड, ठीक है। और मोर देन 25, मोर देन अगर 25 है, मगर अगर 25 के ऊपर है आएगा आपका आंसर, तो क्या आएगा, ओवरवेटेड। अगर 25 के ऊपर है तो ओवरवेटेड आएगा। और बिटवीन 18 से 25 के बीच में तो वो क्या आएगा, पोषित। क्या आएगा, व्यक्ति पोषित है। मतलब आपका जो वेट है 18 से 25 के बीच में है तो आप पोषित हो, ठीक है। और अगर लेस देन 18 से कम है, 18 से कम आ रहा है वेट, तो क्या है, आप अल्प पोषित हो, मतलब कुपोषित हो। और मोर देन 25 ओवर आ रहा है तो आप ओवर वेटेड हो। तो दोस्तों आप भी अपना चेक करना इस फॉर्मूले से निकालकर। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है विकास की स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों 20वीं सदी की दूसरी छमाही के बाद से वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि वर्तमान विकास मॉडल टिकाऊ नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, वर्तमान विकास मॉडल टिकाऊ नहीं है। लोग डेवलपमेंट के पीछे हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि आज की पीढ़ी पर आप ध्यान देकर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आज की पीढ़ी को आप ध्यान देकर काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को नजरअंदाज करता है। क्या करता है, भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को नजरअंदाज करता है। इसलिए हमें सतत विकास की आवश्यकता है, जहां वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी हो और भावी पीढ़ी को नुकसान ना हो। दोस्तों सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हमने ये पढ़ा, वैज्ञानिकों की चेतावनी थी, ठीक है। लेकिन आज की जो पीढ़ी के हिसाब से आप काम कर रहे हो, लेकिन आप भविष्य की नहीं सोच रहे हो। भविष्य की पीढ़ी की जो जरूरतों के बीच उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, है ना। तो ये हमें सतत विकास की आवश्यकता है, जहां वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी हो, भावी पीढ़ी को कोई नुकसान नहीं हो। दोस्तों आज हो क्या रहा है,
आज हो ये रहा है कि डेवलपमेंट के पीछे आदमी इतना पीछे भाग रहा है कि इस कदर पीछे भाग रहा है कि उसे एटमॉस्फेयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो वाटर लेवल में कमी आ गई है। वाटर का इतना ओवर यूज हो रहा है जिससे वाटर लेवल लो हो जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज होते जा रहा है। पोल्यूशन इतना फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में खतरनाक तरीके से, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज की पीढ़ी को देखते हुए सारी कंपनियां, बहुत छोटे छोटे क्या बोलते हैं, कंपनीज वगैरह काम कर रही है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं हो रही है। ट्रीज क्या हो रहा है? ट्रीज कटते जा रहे हैं, इनकी कटिंग बहुत तेजी से चल रही है ट्रीज की, ठीक है, मकान खड़े होते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल का ओवर यूज हो रहा है। क्रूड ऑयल का ओवर यूज इतना हो रहा है कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 50-60 साल में, आने वाले 50-60 सालों में अगर क्रूड ऑयल का यूज हमने कम नहीं किया है ना, तो इस क्रूड ऑयल खत्म होने के चांसेस है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। लेकिन हमें पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन कल का जो फ्यूचर, जो कल की पीढ़ी जो आने वाली है, आप उनकी नीड्स, मतलब जो उनकी जरूरतों के पर आप उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, उनकी जरूरतों को कि नजरअंदाज कर रहे हो आप, और उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े कल के दिन। इस चीज को हमें सबको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, वाटर का ओवर यूज नहीं करना है, हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, पेड़ों की ज्यादा से ज्यादा कटाई को रोकथाम करनी है, और क्रूड ऑयल का ओवर यूज नहीं करना है, क्योंकि एक हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े अपनी आवश्यकताओं को लेकर। तो आज का चैप्टर हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के साथ खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को। और आज की ये वीडियो आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, और जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और लाइक वीडियो जरूर करें अच्छी लगी हो तो, और ऐसी आपको वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक टाटा बाय बाय।